नमस्ते। लर्न संस्कृतम में आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्था का नाम है लर्न संस्कृतम। लर्न का अर्थ होता है पढ़ें, संस्कृत पढ़ें, ये हमारा अर्थ है संस्था के नाम का। अब एक प्रश्न उठता है कि यदि कोई छात्र अथवा किसी अभिभावक के पुत्र को संस्कृत पढ़ाना हो, अथवा कोई अभिभावक अथवा कोई सगा संबंधी अपने पुत्र को संस्कृत पढ़ाना चाहे तो वह किस स्थान से पढ़ाए, अर्थात किस संस्था के द्वारा संस्कृत पढ़ाए उसको। सबसे पहला प्रश्न ये हर एक अभिभावक का होना चाहिए। अब जब हम संस्थाओं का चयन करते हैं अर्थात जब हम देखें कि मेरा पुत्र कहाँ पढ़ने लायक है, अर्थात जब हम किसी संस्था का ब्रोशर प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। जैसे बहुत सारी संस्थाएं लिख कर देती हैं कि हमारी संस्था आपको इन विषयों में पारंगत करती है, अर्थात हो सकता है वो संस्था कहती हो अथवा चैलेंज करती हो कि मैं अपने छात्र को शास्त्र एवं वेद के साथ में कंप्यूटर और आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश में भी दक्ष बना करके ही यहाँ से उसको पास आउट करती हूँ, अर्थात मतलब उसे मैं यहाँ से प्रवीण बना करके ही निकालती हूँ यहाँ से। अब मेरा प्रश्न होता है कि क्या यह वास्तव में संभव है, अर्थात यह क्या होता है कहीं पर भारत में या कहीं पर भी? तो सबसे पहले आप उन संस्थाओं अथवा उन स्थानों पर स्वयं जाकर अवश्य देखें। जो वहां से छात्र पढ़कर निकल चुके हैं उन छात्रों से संपर्क करें और उनका फीडबैक लें, क्योंकि आजकल एक भ्रांति है, यदि कोई छात्र कुछ नहीं पढ़ रहा है अथवा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे हम संस्कृत पढ़ा दें। यह बहुत बड़ी भ्रांति है। जितना परिश्रम बाकी विषयों को पढ़ने में लगता है उतना ही अथवा उससे कहीं अधिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है संस्कृत को पढ़ने के लिए। संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं है। हम सब कहते हैं कि मैंने संस्कृत पढ़ी है। किस कक्षा तक? 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक। वहां पर हम जो विद्यालयीय जो विषय है ना, अर्थात जो हम एनसीईआरटी के द्वारा अथवा अन्य प्राइवेट जो संस्थाएं हैं जिन पुस्तकों को लिखती हैं, तो कक्षा 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं वो केवल भाषा स्तर तक हैं। उनमें केवल भाषीय जो भाषाई ज्ञान होता है उनमें वही बताया गया है, व्याकरण का महत्व, थोड़ा सा लेश अंश मात्र से वहां पर साहित्य का भी परिचय दे देते हैं। लेकिन मुख्य जो छात्र संस्कृत फील्ड में आकर के अध्ययन करता है, अर्थात संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करता है, जैसे हो गया व्याकरण शास्त्र हो गया, साहित्य हो गया, वेदांत हो गया, तो ये भाषा से अलग, अर्थात भाषा स्तर तो बच्चा सीखेगा ही, उसको सीखने के पश्चात जो उस भाषा में निहित ज्ञान है उस ज्ञान का ग्रहण करेगा। तो वो ज्ञान इतना सरल अर्थात इतना आसान नहीं है जितना बाकी लोग समझ लेते हैं कि मैंने संस्कृत पढ़ा है या पढ़ी है, जो भी किया है, एज ए विषय पढ़ा है। तो यह सबसे पहले निर्णय करना है कि मेरे पुत्र अथवा मेरी पुत्री का अथवा मेरे सगे संबंधी के पुत्र पुत्रियों का जो विकास चाहते हैं उनकी बुद्धि कैसी है, अर्थात संस्कृत पढ़ने वाला तीव्र बुद्धि ही होना चाहिए। यदि तीव्र बुद्धि नहीं है, उसका भी क्रम बताया गया है कि कैसे तीव्र बुद्धि हो सकता है। परंतु यह जो भ्रांति है कि मुझे कुछ नहीं आता है, अर्थात मेरे पुत्र को कुछ नहीं आता है अथवा किसी बालक को कुछ नहीं आता है तो संस्कृत पढ़ा दें, तो यह बहुत बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति में बिल्कुल कोई न रहे। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जो आपने संस्थाओं का नाम चुना, क्या उन संस्थाओं में सर्वांगीण विकास हो रहा है? यह आप स्वयं जाकर उन संस्थाओं में अवश्य देखें। अब इसके बाद से सबसे मुख्य प्रश्न होता है, जो छात्र संस्कृत पढ़ रहा है, अर्थात यदि मैं अभिभावक हूं तो मेरा पुत्र यदि संस्कृत पढ़ता है तो मेरा सबसे पहला प्रश्न होगा कि संस्कृत पढ़कर बच्चा क्या करेगा, अर्थात वह क्या बनेगा। तो यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेरा पुत्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसे अर्थात बहुत सारे विकल्प हैं। तो जो संस्कृत पढ़ाना चाहेगा वह भी तो अपेक्षा रखेगा ना कि मेरा पुत्र पढ़ने के बाद से कुछ बने। अब वो क्या बनेगा उसका विकल्प भी आपको जानना चाहिए। संस्कृत पढ़कर बहुत अधिक विकल्प फिलहाल में वास्तविक रूप में नहीं है। और एक और बात है
सर्वकारीय विभागों में भी संस्कृत छात्रों के लिए बहुत कम ही विकल्प हैं। जैसे हो सकता है कि छात्र पढ़ करके शिक्षक बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, ऐसे अन्य बहुत सीमित ही क्षेत्र हैं जहां पर संस्कृत पढ़ करके बच्चे जा सकते हैं, छात्र वहां जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दूसरा प्रश्न एक और होता है, आजकल सब समझते हैं कि संस्कृत पढ़ लिया है अथवा संस्कृत विषय से कोर्स समाप्त कर लिया है तो नौकरियों में बहुत आसानी से प्रवेश हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला कारण उसका ये है कि संस्कृत के विकल्प कम होना। विकल्प अर्थात यदि अगर आप देखेंगे किसी भी राज्य के शिक्षकों की भर्तियों को, तो उनमें होता क्या है कि बाकी विषयों के जो पद आते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन वहीं पर संस्कृत के जो पद होते हैं, अगर भूगोल या इतिहास या अंग्रेजी का 100 पद आता है तो वहां संस्कृत का मुश्किल से मुश्किल 30 या 40 पद आते हैं। यदि यह विश्वास ना हो तो आप पुराने किसी भी राज्य का आप कहीं का भी विज्ञप्ति उठा करके देख लीजिए, जो भी आज तक पद आते हैं उन पदों में आप जब आकलन करेंगे, जब उनके डेटा को चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर जो संस्था जो यहाँ पर पद आए थे वो पद बहुत कम थे। अब जब पद कम होंगे तो वहां पर क्या होगा, स्पर्धाएं बढ़ेंगी अर्थात संस्कृत पढ़ने वाले बहुत सारे छात्र हैं। अगर 1000 छात्र हैं तो समझिए एक पद आता है, और 1000 छात्र वे छात्र हैं जो वाकई में संस्कृत को आमूल चूल पढ़ रहे हैं, शास्त्र को पी रहे हैं नित्य। तो बहुत विचार करने के पश्चात ही यह निर्णय ने, मेरे कहने का मतलब ये अवश्य नहीं है कि आप अपने पुत्र या पुत्री को संस्कृत न पढ़ाएं, आप अवश्य पढ़ाएं, परंतु जो अपेक्षा हर एक अभिभावक रखता है कि मेरा पुत्र अथवा मेरी पुत्री संस्कृत पढ़कर क्या करेगी, क्या बनेगी, तो यह भी आपके मन में अवश्य क्लियर होना चाहिए। तो ये आप संस्थाओं में जाकर पूछें, जो संस्कृत के विद्वान हैं उन विद्वानों से पूछें कि मैं अपने पुत्र को अथवा अपनी पुत्री को पढ़ाना चाहता हूं, किस स्थान से पढ़ाऊं, किस जगह से पढ़ाऊं, अर्थात किस क्षेत्र से पढ़ाऊं, दक्षिण से पढ़ाऊं। क्योंकि एक और भ्रांति है, यहाँ पर मानते हैं ऐसा कि दक्षिण भारतीय परंपरा में जो संस्कृत बच्चे पढ़ते हैं वे बहुत ही मेधावी होते हैं, जो उत्तर भारत में पढ़ते हैं वो मेधावी कम होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह वही शास्त्र है, वही विषय है और वही पद्धति है। कौन किसके स्थान पर पढ़ रहा है, किससे पढ़ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आप काशी में देखेंगे, काशी में ऐसे अनेक विद्वान पढ़े हैं जो भारत भ्रमण करते हैं और छात्रों को पढ़ाते हैं। तो ऐसा तो उन्होंने ये सीमांकन नहीं किया है कि मैं उत्तर भारतीय हूं तो केवल उत्तर भारत के छात्रों को पढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारतीय भी विद्वान हैं, आचार्य हैं, जो भारत अपने भ्रमण करते हुए पढ़ाते हैं और अपने स्थान पर भी पढ़ाते हैं। तो ये एक भ्रांति जो है उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय, ये भ्रांति भी आपको दूर करनी होगी, समझना होगा। क्योंकि और एक और प्रश्न है, आजकल विद्यालयों में भी संस्कृत पढ़ाया जा रहा है जो केवल कोर संस्कृत विषय के ही विद्यालय हैं। आप उन विद्यालयों में अवश्य जाएं। क्या उन विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है? शिक्षक वहां आते तो हैं? क्या कक्षाएं होती हैं? क्या छात्र वास्तव में पढ़ते हैं अथवा अन्य कार्य करते हैं? क्योंकि ऐसा भी सुनने को मिलता है, छात्र तो संस्कृत पढ़ने को आए हैं परंतु वे कर्मकांड में प्रवृत्त हो चुके हैं। अर्थात वे 1 वर्ष या 2 वर्ष बिताते हैं, उसके पश्चात वे कर्मकांड आदि को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि जब कोई विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने आता है तो सबसे पहले उसे हम सिखाते हैं संध्या वंदन इत्यादि, गायत्री उपासना कैसे करते हैं, संध्या वंदन कैसे करते हैं। जब छात्र इतना समझ जाता है तो वह छोटे मोटे कार्य जिनको बोलते हैं आप लोगों की भाषा में, वह छात्र उन्हीं छोटे मोटे कार्यों को समझता है। और कुछ पुस्तकें दी गई हैं कुछ आचार्यों के द्वारा, जो नित्य स्वयं करने के लिए था, वह छात्र उसी को पढ़ करके समाज में जाकर के कार्य करने लगता है। अब इससे क्या होता है, छात्र के बहुत कम ही आयु में धन आगम का एक स्रोत बन जाता है। जब उसको धन की प्राप्ति होने लगती है तो वह विद्यार्जन के समय में धनार्जन करने लगता है। धनार्जन जब होने लगता है तो वह विद्यार्जन के प्रति बहुत कम प्रवृत्त होता है। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। बहुत बड़ी एक समस्या है कि विद्यालय में छात्र पढ़ने आते हैं, उनके मार्गदर्शक या अभिभावक अथवा शिक्षक उन्हें
नहीं समझाते या नहीं पूछते हैं, जिसके कारण छात्र मार्गदर्शन मतलब दिग्भ्रमित होते हैं। तो एक तो विद्यालयों की बात रही। दूसरा, बहुत सारे भारत में आजकल गुरुकुल प्रकल्प आरंभ हो गए हैं। क्या सभी गुरुकुलों में संस्कृत का अध्यापन वाकई में हो रहा है? शास्त्र वहां अवश्य पढ़ाए जा रहे हैं, अर्थात शास्त्र पढ़ाने के अलावा अन्य भी क्रियाकलापों में उन्हें रखा जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे आश्रमों में भी संस्कृत का अध्यापन तो चल रहा है, लेकिन क्या छात्र वाकई में वहां संस्कृत पढ़ते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्थानों पर देखा है, जो छात्र संस्कृत पढ़ने वहां आए हैं, वे छात्र वहां की व्यवस्थापक के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में संलिप्त होकर के वे अपना समय यापन करते हैं। अंततोगत्वा वे किसी स्थान पर जाकर के कर्मकांड आदि का कार्य करते हैं। तो गुरुकुलों में बहुत सारे गुरुकुल तो हैं, ऐसा नहीं है गुरुकुल नहीं है और आचार्य नहीं है और पढ़ाने वाले मतलब छात्र पढ़ने वाले नहीं हैं। बहुत सारे हैं, गुरुकुल भी हैं, लेकिन जब तक आप स्वयं इसका निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक आप इसकी जानकारी किसी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और हमारी संस्था इसी कार्य के लिए ही संलग्न है, संबद्ध है। जो छात्र संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, उन छात्रों का मार्गदर्शन कैसे हो, अर्थात उन्हें कैसे उनके पथ पर रखा जाए, अर्थात वो छात्र जो वाकई में संस्कृत पढ़ने के लिए आए थे और वे अपने मार्ग पर बने रहें और संस्कृत पढ़ करके जो उन्हें बनना है वे वो बन सके, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। और हमारी संस्था इसी कार्य के लिए सदा निरंतर प्रयासरत है और हम आप सभी के सहयोग से ही इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और हम चाहेंगे कि इस विषय पर बाकी अन्य विद्वानों के द्वारा आप सभी को लाभान्वित करेंगे, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कराएंगे। जैसे मेरा विचार है कि संस्कृत पढ़कर बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, ऐसी बहुत सारी श्रृंखलाएं आरंभ करना चाहते हैं, जिनमें जो भारतवर्ष के प्रकांड और प्रसिद्ध विद्वान जो हैं, उन आचार्यों को हम बुलाएंगे, उन्हें हम आमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि यह हमारा विषय है और यह हमारी संस्था का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कैसे हम पूर्ण करें और जो संस्कृत पढ़ने वाले छात्र हैं, वे छात्र अपने मार्ग पर बने रहें, उसके लिए हम किन किन उपायों का विचार कर सकते हैं, किन किन मार्गों का चयन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।